भारत माँ को प्रणाम, दोस्तों को राम राम और दोस्तों को सलाम। जोड़ते हम सभी को मात्र एक वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो स्वागत करते हैं आपका अपने डायरी में लिखी हुई 4 लाइनों से, जो कि मैं इसे तब लिखा था जब ये सोच रहा था कि कोई आदमी जब बड़ा डिसीजन लेता है, बड़ा रिस्क लेता है, तो वो कैसे फील हो रहा होता है, उसको कैसा वो महसूस कर रहा होता है। तो शब्दों पे गौर कीजिएगा। देखा था जो मैंने सपना याद आ रहा है, दांव पर था सारा अपना पर वही काम आ रहा है। काम कभी भी रोको नहीं, सपने को कभी भी तोड़ो नहीं, फिर जिंदगी में ब्रेक जो लगा दे पैदा हुआ ही ऐसा रोड़ा नहीं। हालात चाहे जैसा पर छोड़ कर ना जाना, क्योंकि घर पे तेरी मां इंतजार कर रही है। मुश्किलों से ऐसा जंग सब देख रह जाए दंग, फिर तेरी मेहनत लाएगे यार रंग। हालात चाहे जैसा पर छोड़ कर ना जाना, क्योंकि घर पे तेरी मां इंतजार कर रही है। मुश्किलों से ऐसा जंग सब देख रह जाए दंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 9 का वर्क पावर और एनर्जी से। तो इस चैप्टर को पूरा समझाने के लिए और फिर इस न्यूमेरिकल को मेन फोकस है न्यूमेरिकल। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा न्यूमेरिकल को समझने के लिए जो जो बातें जरूरी है उसको जानेंगे। तो इस पूरा चैप्टर को समझाने के लिए आपको इस चैप्टर को 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, इसी चैप्टर का नहीं, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी होता है? पहला, कि उस चैप्टर के बारे में आप बेसिक बातें जानें। तो सबसे पहले बेसिक बातें सीखेंगे, उसके बाद यह जानेंगे कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के समय क्या क्या बातें को दिमाग में रखना पड़ता है, क्या क्या बातें को माइंड में रखना पड़ता है। तीसरी बातें जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला है और उसमें जो टर्म आया है उसका क्या मतलब है। और चौथी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसका प्रैक्टिस। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर के बेसिक बातें से, वर्क, एनर्जी एंड पावर। जब कोई आदमी काम करता है या फिर काम कर रहा है और वो ज्यादा काम कर सकता है तो बोलते हैं कि वो ज्यादा एनर्जेटिक है। कम काम कर सकता है तो बोलते हैं वो कम एनर्जेटिक है। तो इस तरीके से जो वर्क है और एनर्जी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वर्क के बारे में कि फिजिक्स में कब बोलेंगे कि काम हुआ, वर्क हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ, काम हुआ, वर्क हुआ जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग फोर्स लगाएं तो वो कुछ डिस्टेंस को मूव करे और वो उसका मूवमेंट, उसका जो मोशन है ना, वो उसी डायरेक्शन में मूव करे, उसी दिशा में मूव करे जिधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। तब हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर वर्क डन हुआ। ठीक है। तो वर्क डन में इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग पहलू हैं। पहली बात है, हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो W इक्वल टू होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है FS। अब यहां पर F क्या है, S क्या है ना, इस बात को समझना जरूरी है। जब कभी भी हम लोग फोर्स लगाएं और जिधर मूव कर रहा है उधर ही उसका फोर्स का डायरेक्शन है, तो W इक्वल टू FS का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। और फिर वर्क इक्वल टू W इक्वल टू वर्क डन, F मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना, और S मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तक वो मूव किया है। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी और बातें को देखें तो समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक जो खिलौना है, ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, और ग्राउंड पे एक ठो रखा हुआ है, समझ लीजिए कि ये गाड़ी बनाया हुआ है, समझ लीजिए कि क्या है ना, कोई सामान रखा हुआ है, ग्राउंड पर कोई सामान रखा हुआ है, और एक तो बच्चा है यहां पर, इसको लगा हुआ है रस्सी, और इसको खींच करके इधर खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है इधर।
और ग्राउंड का डायरेक्शन है, ग्राउंड समझ लीजिए कि ग्राउंड है तो समझ लीजिए इधर ही मूव करेगा। जब ऐसा कंडीशन आए, है ना, कि फोर्स को हम लोग ऑब्लिकली लगा रहे हो, यानी कि मान लीजिए कि यहां पर O है और यहां पर है C और इधर है ग्राउंड OM हॉरिजॉन्टल में, और जब भी हम लोग OC के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे तो उस समय जो इस डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना होगा, वो होगा F cos थीटा। कितना होगा? F cos थीटा। अब ये cos थीटा क्या चीज है भाई, नया चीज क्या आ गया, अभी जस्ट समझाते हैं। वेट तो बोलता है ये इसमें कि फोर्स तो लगा रहे हैं हम लोग इधर ऑब्लिकली, क्या बोले, फोर्स तो लगा रहे हैं हम लोग ऑब्लिकली, लेकिन जो खिलौना है वो मूव कर रहा है ग्राउंड की तरफ। मतलब फोर्स तो लग रहा है इधर, लेकिन फोर्स का एक भाग इधर भी एक्ट कर रहा है। अब हम लोग ग्राउंड से ऊपर खींच रहे हैं तो फोर्स जो होगा ना वो इस डायरेक्शन में भी लग रहा होगा कुछ ना कुछ, तो फोर्स का अलग कंपोनेंट होता है, फोर्स का अलग भाग होता है। ठीक है, तो हम लोग को जब कभी भी हम लोग, चूंकि खिलौना इधर मूव कर रहा है, फोर्स लगाने के बाद इधर मूव कर रहा है, तो फोर्स कितना हो गया, F cos थीटा। यानी कि फोर्स का एक भाग जो है F cos थीटा है, और जितना डिस्टेंस तक मूव किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही फॉर्मूला था पहले वाला कि W इक्वल टू एफ एस, है ना, लेकिन F अब F नहीं है, W इक्वल टू एफ है कितना, F cos थीटा, और फिर S मतलब है S, तो आप ये मल्टी लिख दोगे। एक S मतलब क्या है, डिस्टेंस है, तो आपका फॉर्मूला ये बन गया F cos थीटा इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब S बोले, आप D भी बोल सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब थोड़ी सी बातें और डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, बेसिक में थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा, है ना, क्या है कि जो वर्क है ना, उसमें उसको हम लोग किस चीज में मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि वजन को हम लोग केजी में नापते हैं, है ना, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, तो कुछ ना कुछ तो यूनिट बनाया गया होगा, इकाई बनाया गया होगा जिससे हम लोग वर्क का मेजरमेंट कर सके। तो इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल। क्या होता है, JULE, JOULE, जूल। ठीक है, अब जूल का क्या मतलब है इसके बारे में तो बताया आपको कि वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स को हम जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो जो न्यूटन मीटर है उसी का दूसरा नाम क्या है, जूल है। दूसरा नाम क्या है, जूल है। अब यदि बोले कि एक जूल का क्या मीनिंग है उसके बारे में, तो यदि हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वो 1 मीटर के डिस्टेंस तक मूव किया, 1 मीटर डिस्टेंस वो चला, तो वो जो वहां पर जो वर्क डन होगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 जूल। अब थोड़ी सी ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, है ना, कि वर्क क्या होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि वर्क डन करने के लिए, है ना, क्या क्या चीजें वहां पर उसको जरूरी होता है। वर्क डन कहीं पर हो उसके लिए क्या जरूरी है। तो वर्क डन के लिए 2 चीजें जरूरी है। व्हाट लीड टू द वर्क डन, मतलब क्या क्या चीज है जिसके वजह से वर्क डन होता है। तो अभी तुरंत फॉर्मूला बताया W इक्वल टू एफ एस, मतलब पहली बात वहां पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, है ना, फोर्स तो अप्लाई किए लेकिन वो डिस्टेंस में मूव करना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस भी तय करना पड़ेगा उसको। अब ये समझ लेते हैं कि जो फोर्स का मतलब कि वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है, वर्क डन कितना ज्यादा होगा, है ना, वर्क डन का अमाउंट कितना होगा, वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो वर्क डन का जो अमाउंट है ना, क्योंकि W इक्वल टू एफ एस होता है ना, तो पहली बात जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना, जितना ज्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा वर्क होगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस तक वो मूव करेगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं आगे, है ना, कि आखिर
क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वर्क डन के लिए? जब कभी भी वर्क डन कर रहे हो तो दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने आप लोग बोला कि दूसरा एस्पेक्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जरूरी होता है क्या? हम लोग को जरूरी होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहली बात है, जिधर हम लोग वर्क डन कर रहे होंगे, जिधर हम लोग फोर्स लगा रहे होंगे, उधर ही यदि मोशन का डायरेक्शन होगा, उधर ही यदि उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा, उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो होता है क्या? Fs। क्या होता है? Fs। लेकिन जब कभी हम लोग कहीं पर भी फोर्स लग रहा हो, हम लोग नहीं लगा रहे हैं, कहीं पर भी फोर्स लग रहा हो और फिर जो ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तो वहां पर जो वर्क डन होता है वो होता है W = Fs। अब बोलोगे सर समझ नहीं आया, जैसे कोई कि ये दीवार था, है ना, अब आया बॉल इस पे टकरा करके आया, तो जो मोशन का डायरेक्शन है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो इससे टकराया, अब ये यही नहीं रहेगा, विपरीत दिशा में जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए फोर्स लग रहा है इधर से और मूव कर रहा है इसके अपोजिट, तो उस केस में क्या होगा? W = Fs। तीसरी बात ध्यान में रखना है आपको कि जब कभी भी है ना वर्क डन हो रहा हो, है ना, किधर हो रहा हो? जिधर ऑब्जेक्ट फोर्स लग रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिधर डिस्टेंस मूव कर रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि फोर्स लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन 0 होता है। क्या बोले कि वर्क डन 0 कब होगा? जब डिस्टेंस जिधर मूव कर रहा होगा और जिधर फोर्स लग रहा होगा उसके बीच का जो दूरी होगा, उसके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो वर्क डन 0 कब होगा, इसके बारे में आपको समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है भाई। अब ये समझ लेते हैं कि वर्क डन और भी चीजें की तरह से होता है। जब किसी चीज को, है ना, मान लीजिए कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, उसको उठाएं, है ना, क्या करें? उसको उठाएं, तो ग्रेविटी उसके अपोजिट में काम कर रहा हो, तो उस केस में मान लो h हाइट तक उठाएं, तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? जितना उसका मास है m, है ना, यदि वेट का बात करें तो mg हो जाएगा, उसका वेट mg हो गया, और h हाइट तक उसको उठाए हैं, क्योंकि जब हाइट किसी चीज को h हाइट तक उठा देते हैं उसमें भी काम करने का क्षमता होता है, क्योंकि h हाइट तक उठाएं। अब नीचे कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसका सर तोड़ सकता है, वर्क डन हुआ। नीचे कोई आदमी पैर रखा हुआ, उसका पैर कुचल सकता है, वर्क डन हुआ। ठीक है, तो उस केस में जब h हाइट तक किसी भी चीज को उठा देते हैं तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो हो जाता है mgh। क्या हो जाता है? mgh। तो ये था कुछ बातें, अभी और चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो समझते हैं। और एक चीज और बातें ध्यान में रखना जरूरी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा हो, गोल गोल मूव कर रहा हो, कैसे मूव कर रहा हो? वो सर्किल में मूव कर रहा हो, और जो फोर्स है वो रेडियस के अलोंग लग रहा हो, है ना, फोर्स जो है ना, सो मान लीजिए कि ये मूव कर रहा है इधर और फोर्स लग रहा है इधर की ओर। मान लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स लग रहा है इधर, तभी नहीं इधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इधर फोर्स नहीं लगता, इधर मूव करता, फोर्स लग रहा है इधर और रेडियस है ऐसा। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो भी क्या होता है? 0 होता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, किसके सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, और वहां पर बोले कि वर्क डन बताओ कितना होगा, तो 0 होगा। अब कैसे होता है, क्यों होता है, अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस समय और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी चलते हैं आगे की ओर, किधर? एनर्जी की तरफ,
किसके तरफ चलते हैं? एनर्जी की तरफ। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्त, है ना, कि आप बहुत सारे चीजों को बेसिक बातें को आप जानते होंगे, इसलिए इसको थोड़ा क्या कर रहे हैं, है ना, समअप कर रहे हैं, ताकि आपको अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल को पूरा अच्छे से करवा सके। क्योंकि मेन मकसद है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के लिए जो जरूरी होगा उसी बात को बताएंगे। अब चलते हैं आगे एनर्जी की तरफ। जो सबसे पहली बात तो यही कि कोई पूछ दिया कि बताइए व्हाट इज एनर्जी, क्या है एनर्जी, क्या है एनर्जी, क्या है, तो अब बोल सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता, काम करने के कैपेसिटी, है ना, को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी कहते हैं। मतलब यह हुआ कि कोई आदमी जितना वो टोटल वर्क कर सकता है ना, वही उसमें एनर्जी होता है। यानी कि दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी आदमी में काम करने की क्षमता, किसी भी बॉडी में काम करने का जितना क्षमता होता है, जितना वो काम कर सकता है, उतना ही उसका एनर्जी है। दैट्स वेरी सिंपल। अब ये बोले कि भाई अब बता दिया कि वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, तो ये भी बता दीजिए कि एनर्जी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा। तो अभी जस्ट बताया क्या कि आदमी जितना काम कर सकता है वही एनर्जी उसका होता है। तो जो एनर्जी का यूनिट होता है ना, वो भी वर्क का यूनिट के बराबर होता है। मतलब वर्क का यूनिट होता है जूल, तो एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल। ठीक है, ये था। अब जूल तो होता है, ठीक है, लेकिन और भी इसका क्या क्या यूनिट होता है जिसको हम लोग, है ना, मापते हैं। जैसे लोग सुना होगा कैलोरी, जब लोग खाते हैं, चावल खाते हैं, भात खाते हैं, तो कितना एनर्जी मिल रहा है? कैलोरी में मिलता है। तो आपको यह भी याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एनर्जी तो होता है, ये समझ में आ गया। अब भाई साहब, क्या एनर्जी का कोई टाइप होता है? एनर्जी का कोई प्रकार होता है? हाँ भाई, होता है। तो एनर्जी को जो है ना, पहला एनर्जी का जो है, पहले बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज है? मैकेनिकल एनर्जी आप नाम से पता चल रहा है ना, ये नाम चल रहा है मैकेनिकल। क्या है? मैकेनिकल। अब मैकेनिकल जो क्या होता है? तो मैकेनिकल मतलब रिलेटेड टू मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसमें मोशन के वजह से जो एनर्जी होगा, या तो फिर वो किसी भी तरह से मूव करने के बाद जो मूव करने का क्षमता रखता होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में दो पार्ट आता है। क्या आता है ना, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसमें पोजीशन के वजह से या तो फिर कॉन्फ़िगरेशन के वजह से, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप, अलग अलग बनावट, है ना, के वजह से यदि उसमें काम करने का पावर है, काम करने का क्षमता है, काम करने का शक्ति है, कैपेसिटी है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा क्या बोला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझाते हैं, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको एच हाइट तक उठाएं, तो उसमें हाइट के वजह से, ग्राउंड के ऊपर जो हाइट है उसके वजह से उसमें काम करने का क्षमता आ गया, काम करने का कैपेसिटी आ गया, तो उसको बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और एनर्जी क्या होता है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। माइक जो है ना, कैमरा जो है ना, रुक गया है, ठीक है।
हाँ, तो कहां थे? तो हम लोग दूसरा पहले ही ये चल रहे थे कि मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट में बटा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोजीशन या तो कॉन्फ़िगरेशन के वजह से उसमें एनर्जी होगा, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया कि इसमें दो पार्ट आता है। पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दोनों क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो ये जस्ट बताया कि किसी चीज को h हाइट तक उठाने के बाद उसमें काम करने का क्षमता आ जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले कि पोटेंशियल यानी P, ठीक है ना, और इसमें लगा दिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है, mgh होता है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो कोई ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि रबर है समझ लीजिए, अब उसको आप मोड़ दिए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, और जब शेप चेंज हो गया तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होता है जो हम लोग को मैस्कुलर एनर्जी होता है। उसको बेंड करने में, मोड़ने में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो वो एनर्जी जो उसमें स्टोर हो जाता है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि एनर्जी है ना, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लोग है ना चलते हैं थोड़ा आगे, एनर्जी के और भी एस्पेक्ट्स में चलते हैं, है ना। तो जैसे कि बताया था आप लोगों को कि जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, और फिर एक होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई साहब अब देखे होंगे कि रनर जो है ना, सो जंप लगाने के लिए क्या करता है, दूर से पहले दौड़ करके आता है और छलांग लगाता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों करता है? वो पहले दौड़ करके आता है तो मोशन के वजह से उसमें एनर्जी आ जाता है, काम करने का क्षमता आ जाता है। तो जैसे ही वो जंप लगाता है तो काइनेटिक एनर्जी के वजह से वो क्या कर देता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी जब है तो उसमें काम करने की क्षमता होगा, जिसके वजह से वो ज्यादा जंप कर पाता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी इन द बॉडी, किसी भी बॉडी में एनर्जी जो होगा ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से उसमें एनर्जी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब भाई साहब काइनेटिक एनर्जी कहीं निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी KE इक्वल टू हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। मतलब जितना उस ऑब्जेक्ट में मास है उसको गुना करना पड़ेगा, और जिस स्पीड से वो चल रहा है, जिस स्पीड से वो रन कर रहा है, उसके स्पीड को स्क्वायर करके गुना करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। अब इसके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं कि वो मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है, अब वो उसका वेलोसिटी में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, इसको फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सी बातें को है ना ध्यान में रखना होगा, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली बातों को ध्यान में यही रखना पड़ेगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट है ना उसको h हाइट तक उठा रहे होंगे, मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट था ग्राउंड के ऊपर, उसको h हाइट तक उठाए, यहां पर उठा करके ले गए, यहां तक h हाइट तक ले गए, तो उसमें एनर्जी आ गया भाई, क्योंकि h हाइट तक उठाने के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो यहां पर जो है ना
हो गया क्या, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब जब उसको छोड़ेंगे तो उसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो करके वो पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहां पर एनर्जी है, एच हाइट में है तो उसके पास एनर्जी है, ईटा रखा हुआ है चरतल्ला पर, तो वहां पर उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है, क्योंकि वो गिरेगा तो गाड़ी का शीशा तोड़ सकता है, वर्क डन किया। आदमी का सर तोड़ सकता है, वर्क डन किया। तो जब वो पहले मूव करेगा, वहां से गिराएंगे तो मोशन में आएगा, और मोशन में आएगा तो मोशन के वजह से जो उसमें एनर्जी आ जाता है वो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी आता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ग्राउंड से टकराएगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ठीक तो है, पहले तो आप बोला कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जब गिरने के बाद गिर गया तो किस चीज में कन्वर्ट हुआ, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो गिरने के बाद वो साउंड वहां निकलेगा, धड़ाम से आवाज निकलेगा, तो मतलब साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब टकराया उस ग्राउंड से तो वहां हीट भी तो थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा, तो हीट एनर्जी में तो भी कन्वर्ट हुआ। अब एनर्जी के बारे में है ना और भी चीजें चलते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी किसी चीज को है ना फेंकते हैं, मान लो कि ग्राउंड के ऊपर फेंके, ग्राउंड के ऊपर फेंके, तो क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है, हम लोग चूंकि फेंके, मोशन में फेंके, तो उसमें पहले वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, और वो वेलोसिटी जो स्पीड है, वो जो स्पीड है वो काइनेटिक एनर्जी उसमें है। वो काइनेटिक एनर्जी चूंकि एच हाइट तक जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब वो वापस गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर जो ग्राउंड से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। तो भाई साहब एनर्जी के कॉन्सेप्ट में दो चीजें और आपको जानना जरूरी है। पहली बात क्या, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपको समझा रहा था कि भाई एक एनर्जी जो है दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पहले पोटेंशियल एनर्जी था छत के ऊपर रखा हुआ ईंटे में, गिरा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आपको नहीं समझ आ रहा है कि एनर्जी को भाई साहब हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, है ना, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी बात को बताया गया है किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, कहती है कि जो एनर्जी है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, इस तरह में एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ लिया, चलो ठीक है भाई, समझ लिए, बहुत बढ़िया बात। अब थोड़ी सी और आगे चल लेते हैं, क्या क्या समझ लेते हैं, है ना। तो ये बातें आपको समझ आ गया। अब थोड़ी सी अब हम लोग ये भी चल लेते हैं, है ना, कि फॉर्मूला कौन कौन सा है इस पूरे चैप्टर में, उस पूरे चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला है। तो पहली बात तो आपको बताया वर्क के बारे में। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, एफ एस। यदि जो फोर्स है वो ऑब्लिकली लग रहा होगा कहीं भी, कहीं पर भी, यानी कि फोर्स और जो फोर्स और डिस्टेंस है, फोर्स है और जिधर वो डिस्टेंस मूव कर रहा होगा उसके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब मैंने बताया था कि ये कॉस थीटा का क्या चक्कर है ना, तो कुछ नहीं, जैसे एंगल होता है तो एंगल का अलग अलग रेशियो को ये दिखाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, ये सब कुछ है बात। देखो आगे समझ लो थोड़ा सा। तो इसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, क्योंकि बोला रेशियो है, रेशियो मतलब, है ना, रेशियो मतलब एक नंबर के दूसरे नंबर के साथ जो फ्रैक्शन निकलने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है वही रेशियो है। तो जो बोलते हैं ना कि कॉस थीटा मतलब कॉस का थीटा के वैल्यू,
आपको याद रख लेना जरूरी है कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है। थीटा क्या चीज है भाई, तो थीटा को रिप्रेजेंट, एंगल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। अब सिंबल थीटा के जगह पर ए भी लिख सकते हैं, cos a, गलत नहीं है भाई, है ना। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन करना है कि वहां पर कौन सा नाम नहीं दिया हुआ तो थीटा रख दो, बेहतर है, सिंबल है, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर जो है ना, जब आप सॉल्व करोगे तो cos 0 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, cos 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, cos 45 का वैल्यू पता होना चाहिए, cos 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, और फिर cos 90 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो cos 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। कितना होता है, cos 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, और cos 30 का जो 60 का वैल्यू होता है 1/2, और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और जो cos 30 का वैल्यू होता है वो होता है ना, कितना, √3/2, और cos 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो जब भी मान लीजिए cos 30 रखे, है ना, तो cos 30 के वैल्यू वहां पर मान लो कि फोर्स और फिर जो डिस्टेंस मूव कर रहा है उसके बीच में 30 डिग्री है, तो cos 30 हो जाएगा, और cos 30 के वैल्यू रखेंगे 3/2। न्यूमेरिकल में चलेंगे, सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। अब चलते हैं आगे, ये वर्क के बारे में है। अब नेगेटिव वर्क कैसे होता है, तो जिधर बताया आप लोगों को W = -FS भी हो सकता है। कब, जिधर फोर्स लगा रहे हैं और जो डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, जिधर वो मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स और डिस्टेंस का डायरेक्शन यदि अपोजिट रहेगा तो W = -FS। ठीक है, अब इसके बारे में, है ना, ये तो हो गया। अब चल देख लेते हैं थोड़ा और किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी में जो है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K = ½ mv², ½ mv²। ठीक है, अब जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना, वो ये भी एक होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्या, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला चलते हैं आगे, काइनेटिक एनर्जी। यदि पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला तो बोलेंगे कि mgh। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h मतलब कितना हाइट तक उसको उठाया गया है। अब और भी चल लेते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन इसके बारे में, और भी डिस्कशन करते हैं। तो आपको समझना जरूरी ये है यहां पर काइनेटिक एनर्जी में, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। क्या होता है, ½ mv² होता है। आप थोड़ा सा और देखें ना, तो आप m को जो है ना, तो यहां पर भी गुना कर दें, m को ऊपर भी गुना कर दें, है ना, और m को क्या बोलें कि m को आप ऊपर भी गुना कर दें और m को नीचे भी गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा m दो है तो m², और 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, और v² है तो v²/2m। काइनेटिक एनर्जी आ गया इक्वल टू क्या आ गया, m² v²/2m। और थोड़ा सा और अब चले देखें तो अब पीछे पढ़ा होगा कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा p, मोमेंटम। मोमेंटम क्या दिखाता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। दिख रहा है कि m भी यहां पर भी है और m भी यहां पर भी है, यानी कि m भी का, है ना, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि m का स्क्वायर है, v का भी स्क्वायर है, और m भी का मतलब होता है p। क्या होता है, p। तो अब यहां रख दो p, यानी कि p²। क्या आ गया, p², और फिर /2m। तो यानी काइनेटिक एनर्जी यदि मोमेंटम दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। मोमेंटम दिया हुआ है, बोल दिया कि मोमेंटम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी निकालो, ये फॉर्मूला लगा देंगे। वर्क डन का फॉर्मूला एक और होता है कि ½ mv² - ½ mu²। ठीक है, अब आगे और जान लेते हैं कि आखिर मोमेंटम में और फिर काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे कि
P² बाई 2m, है ना, इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा कितना, इसको इधर से P² इक्वल टू आ गया कितना, ke, है ना, बाई 2m, ke 2m, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। और इसको, है ना, यदि आप क्या करें कि मोमेंटम निकालें, सिर्फ स्क्वायर हटा देते जाके रूट ओवर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ी सी आप और देखें, क्या देखें, और इसको चलें तो क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि मास कितना होगा वहां पर, जो है ना, मास कितना होगा, मास कितना होगा। तो आप इस फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से सेटअप करके, है ना, आप उसका फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और लाइट कट गया, थोड़ा सा 1 सेकंड का काम करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लाइट कट गया दोस्त, है ना, तो थोड़ा सा समझ लो, लास्ट को बातें बता रहा हूं, है ना, क्या कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ना, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। यदि यहां से भी निकाले ना तो क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, इसको ऊपर बाई कर दो, यहां पर समझ लो है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mv², यानी कि mv² बाई 2, mv² बाई 2। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा mv², है ना, इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। और अब भी निकालो सिर्फ, तो v का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, है ना, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। भी निकालेंगे तो हो जाएगा रूट ओवर, है ना, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाई m। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी। In the next video, in the next session, we will discuss about the different aspects of the numerical in work, power, energy. तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।